अस्सलामुअलैकुम। आज हम लोगों ने जो पोइम करनी है वो है प्रेयर बिफोर बर्थ बाय लुई मैकनीस। थोड़ा सा पोइट का बैकग्राउंड बता देती हूँ कि ये 1907 में पैदा हुआ था और इसने यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड से क्लासिक्स और फ़िलासफ़ी में अपनी डिग्री हासिल की थी और उसके बाद वो क्लासिक्स पढ़ाता रहा यूनिवर्सिटी ऑफ बर्मिंघम में और ज़्यादातर अपनी ज़िंदगी जो है वो लंदन में गुजारी, जहाँ पर उसने बीबीसी रेडियो के लिए काम किया था, जो अब आपको पता है कि ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग की अभी भी रेडियो चलता है और न्यूज़ भी चलती है। वैसे ये ब्रिटिश नहीं था, ये आयरिश था और आयरिश अपनी जो वर्सा था उसके बारे में वो बहुत फ़ख्र महसूस करता था और जो बचपन अपना आयरलैंड जो मुल्क है उसके अंदर गुजारा था उसकी तरफ वापस लौटने को उसको जब मौका मिलता था तो वो ज़रूर जाता था। और पॉलिटिक्स में जो मसले मसाइल आते रहते हैं जो उसको अच्छा बुरा लगता था सिस्टम में, उसके बारे में वो बहुत खुल के बात करता था। और एक दफ़ा ये किसी कोई शो कर रहा था और इसको नमूनिया हो गया, तो 55 साल की उम्र में डेथ हो गई थी। थोड़ा सा पोएम का बैकग्राउंड बता दूं। पोएम का बैकग्राउंड वर्ल्ड वॉर टू का है। ये है दूसरी जंग अज़ीम। दूसरी जंग अज़ीम जो है ये बहुत सारे यूरोपीय ममालिक जो हैं इसके अंदर शामिल थे और आपस में उनकी एक बहुत बड़ी सतह पर बहुत सालों के लिए ये जंग चलती रही है। 1944 में जब ये पोएम लिखी जा रही थी तब वर्ल्ड वॉर टू उस टाइम पीक पे था, सबसे ज़्यादा जो शिद्दत थी उसने पकड़ ली थी और बहुत ज़्यादा बॉम्ब्स गिराए जा रहे थे और जिस शहर में लुई मैकनीस रहता था, लंदन भी बहुत ज़्यादा हद तक तबाह हो चुका था। अब थोड़ा सा पोएम का बैकग्राउंड देखते हैं कि पोएम के पीछे क्या चीज़ें थी जो वर्क कर रही थी, जिसमें सबसे पहले जो टाइटल की इम्पोर्टेंस है वो हमें नज़र आती है कि एक प्रेयर बिफोर बर्थ है, कि एक इल्तिजा है, एक दुआ है खुदा से। जो कौन कर रहा है? एक ऐसा एक हमारे पास यूनिक नरेटर है। अब यहाँ पे देखें, यूनिक नरेटर किस तरह? नरेटर वो बंदा होता है जो कि पोएम या नॉवल या ड्रामा के अंदर चीज़ नरेट यानी बयान कर रहा होता है, कोई वाक़या बयान कर रहा होता है। यूनिक का मतलब होता है अलग। तो ये एक नरेटर जो है, आप ज़्यादातर जो है कौन कहानी बयान कर रहा होता है, कोई लड़की, कोई लड़का, कोई बड़ा, कोई बूढ़ा, कोई बच्चा, लेकिन ये एक ऐसा नरेटर है जो कि अभी पैदा ही नहीं हुआ, यानी अपने पैदा होने से पहले ही वो बच्चा जो है वो दुआ मांग रहा है, जो कि दिखा रहा है कि बच्चा जो है वो दुनिया में आने से पहले ही कितना खौफजदा, उसके अंदर कितना फियर है और कितना हेल्पलेस फील कर रहा है, वो कितना बेयारो मददगार महसूस कर रहा है। इस पोइम का जो फॉर्मेट है एक तरह से, वो फ्री वर्स का मतलब होता है आज़ाद नज़म, जिसके अंदर राइम स्कीम जो है वो एट द एंड ऑफ द पोएम नहीं होती है, राइमिंग वर्ड्स एट द एंड ऑफ द स्टेंजा नहीं होते। ड्रामेटिक अगेन ड्रामाई अंदाज होता है। और मोनोलॉग का लफ्ज़ निकला है मोनो और लॉग से। मोनो का मतलब होता है एक और लॉग का मतलब होता है लोगोस यानी बात करना। तो ड्रामेटिक मोनोलॉग का मतलब होता है कि एक ड्रामाई अंदाज में एक बंदे की ही बात करना। इससे मिलता जुलता डायलॉग होता है। डायलॉग का मतलब होता है दो लोग आपस में बात करें। यहाँ पर सिर्फ एक बंदा यानी कि अनबॉर्न चाइल्ड जो नरेटर है ये बात कर रहा है। यहाँ पर आप देखें कि ये एक पोइम की डेफिनेशन जो है ये ली गई है फ्रॉम ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी, और इसका लिखा गया है कि a poem in which an imagined speaker addresses a silent listener and usually not the reader। एक ऐसी पोएम जिसके अंदर कोई ऐसा स्पीकर, कोई ऐसा बोलने वाला जो कि तस्वुराती बोलने वाला, यानी कि रियल लाइफ में कोई नहीं बोल रहा। जाहिर सी बात है, आपको पता है कि एक अनबॉर्न चाइल्ड जो है वो बात नहीं कर सकता, लेकिन तस्वुर किया गया है कि ये बोल सकता है। एड्रेस और वो मुखातिब किससे हो रहा है? अ साइलेंट, कोई खामोश लिसनर, एक ऐसा बंदा जो खामोश है, कोई सुनने वाला जो खामोश हो।
तो एक खामोश सुनने वाले की जो है वो उसके आगे ये इमेजिन जो स्पीकर है ये बात कर रहा है, ज़रूरी नहीं कि वो सुनने वाला जो है वो रीडर ही हो। ठीक होगी ये बात। तो उससे आगे ये जो हमारा यूनिक नरेटर या अनबॉर्न चाइल्ड जो है ये अपने फीलिंग्स को बयान कर रहा है इस पोएम के थ्रू, जिसके अंदर ये बता रहा है कि दुनिया जो है वो उसके अंदर वॉर ने किस तरीके से चीज़ों को तबाह करके रखा हुआ है, और ये चाहता है कि अपने आप को प्रोटेक्ट करे, अपने आप को महफूज रख सके इन खौफ से, इस अपने आप को बचा सके जिसने दुनिया को जो है वो तबाही के एक मोड़ पर ला के खड़ा कर दिया है। और इसके अंदर जो फाइनली एक बात है वो है जक्स्टा पोजिशन की। जक्स्टा पोजिशन क्या होती है कि इट इज़ द एक्ट और एन इंस्टेंस, एक ऐसा काम या ऐसा कोई वाक़या ऑफ प्लेसिंग टू और मोर थिंग्स साइड बाय साइड, दो या दो से ज़्यादा चीज़ों को साथ साथ रखा जाए, किस लिए? ऑफन टू कंपेयर और कंट्रास्ट, कि उनका मवाजना आपस में किया जाए कि वो कितना मिलते जुलते हैं और कितने अपोजिट हैं, कितने मुतजाद हैं, और टू क्रिएट एन इंटरेस्टिंग इफेक्ट, या फिर एक दिलचस्प जो असर है वो किया जा सके। अब यहाँ पर कौन सा दिलचस्प असर है और कौन सी चीज़ें हैं जिनको कंपेयर किया गया है? एक बच्चे की मासूमियत को, उसकी प्योरिटी, उसके प्योर होने यानी उसके शफाफ होने को, उसके साफ दिल को कंपेयर किया जा रहा है दुनिया में जो एक गंदगी और खौफ और इंसान जो अपने वर्स्ट को पहुंच चुका है। एक छोटा बच्चा जो है वो खुशी की अलामत होती है, लेकिन ये जंग जो है ख़ास तौर पे इसके अंदर इट इज़ फुल ऑफ टेरर्स एंड हॉरर्स, मॉडर्न वॉरफेयर, जो कि खौफ से और हिरासत से भरा हुआ है। जो मॉडर्न जो जदीद दौर के वॉरफेयर, वो मशीनें इस्तेमाल की जा रही हैं, बॉम्ब्स इस्तेमाल करें, गन्स इस्तेमाल करें जंगों में। तो ये जो दो चीज़ें हैं ये आपस में कंट्रास्ट हो रही हैं, ये आपस में कंपेयर हो रही हैं, इनको जक्स्टापोज किया गया है।